तो आज से हम शुरू करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवांस क्लास। इसमें एडवांस और बेसिक्स दोनों हो जाएगा कवर। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ बेसिक्स भी साथ में कवर हो जाएगा और एडवांस क्लास भी साथ में कवर हो जाएगा। मतलब जब भी कोई टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ उसका बेसिक्स भी पढ़ा देंगे साथ में। तो इसमें मेजर 11 टॉपिक्स हैं: बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड डिजीज़, नैनो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एआई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एक्सटेंडेड रियलिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये 11 टॉपिक्स हैं। 11 टॉपिक्स को अच्छे से यूपीएससी के हिसाब से इतना पढ़ना है कि यूपीएससी का सारा क्वेश्चंस बन जाए। ये मेंस का भी सारा टॉपिक है और प्रीलिम्स का भी टॉपिक है। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी का। ये 5वां पार्ट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, स्टूडेंट्स को पसंद भी आता है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, फिर हेल्थ एंड डिजीज़, नैनो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे सारा पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से। स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे पहला जो टर्म है वो आता है स्पेस। कि स्पेस आखिर होता क्या है। यहाँ पर पहले लिखा हुआ है कि एनी प्लेस बियॉन्ड कर्मन लाइन। कर्मन लाइन क्या होता है, इसका ध्यान रखना है। कर्मन लाइन होता है, जैसे ये हमारा अर्थ है, साइड में देखिए एग्जांपल है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ के बियॉन्ड, यानी कि जो अर्थ का जो सरफेस है उसके बियॉन्ड 100 किलोमीटर तक, कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक जो भी एरिया है, जो भी 100 किलोमीटर ऊपर तक, उसको बोलते हैं, उस वहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन बनाया गया। ये एक इमेजिनरी लाइन है, कोई लाइन नहीं है। तो एक इमेजिनरी लाइन बनाया गया है। वो 100 किलोमीटर का जो टोटल डिस्टेंस है, वहाँ उस लाइन को कहा जाता है कर्मन लाइन। ध्यान रखिएगा, कर्मन लाइन कहाँ से होता है, 100 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसको बोलते हैं कर्मन लाइन। कर्मन लाइन के बियॉन्ड, यानी कि इसके बियॉन्ड जो भी चीज़ है वो सब स्पेस में आता है। वो सब आता है स्पेस में। स्पेस में क्या क्या आ रहा है, वो सारा ऑब्जेक्ट, वो सारा चीज़ जो कर्मन लाइन के बियॉन्ड है, एनी प्लेस बियॉन्ड कर्मन लाइन, उसको कहते हैं हम स्पेस। अगर स्पेस को डिफाइन किया जाए तो एनी प्लेस बियॉन्ड कर्मन लाइन इज कॉल्ड स्पेस, ठीक है। तो यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स क्या है, तो अगर स्पेस वो है तो यूनिवर्स क्या है, तो यूनिवर्स के ही अंदर में हम सब भी आते हैं। यूनिवर्स में क्या सब आता है, तो हमारा अर्थ भी आ गया। स्पेस में देखिए क्या है, स्पेस में इस तीनों को छोड़ करके, सॉरी, हमारा अर्थ और ये जो 100 किलोमीटर का ये जो अंडर कर्मन लाइन है उसको छोड़ करके बाकी सारा चीज़ है। तो स्पेस में सारा चीज़ आ जा रहा है, लेकिन हमारा अर्थ और ये जो 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो नहीं आ रहा है। तो हमको उसको इंक्लूड करना है, यानी कि अर्थ को इंक्लूड करना है। यूनिवर्स में सारा चीज़ आता है, और हमको 100 किलोमीटर का जो एटमॉस्फेयर है उसको इंक्लूड करना है, जो हमारा 100 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर अब प्लस स्पेस, ये सब मिला करके बनता है हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स में जो स्पेस है वो भी आ रहा है, जो स्पेस है जो कि इसके बाहर है, यानी कि ये अर्थ के 100 किलोमीटर के बाहर है स्पेस। हमारा 100 किलोमीटर का जो एटमॉस्फेयर है ये, और उसके बाद हमारा अर्थ, ये सब मिला करके आता है यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब सारा चीज़, एवरीथिंग beyond earth and including earth, everything beyond earth and including earth is called space, ठीक है। स्पेस में हर चीज़ आ जाता है। यूनिवर्स इज़ एवरीथिंग लिखा हुआ है, यूनिवर्स इज़ एवरीथिंग इंक्लूडिंग मैटर, टाइम और एनर्जी। मैटर क्या होता है कि मैटर एक ऐसा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो और जिसके जो एक स्पेस कवर करता हो, उसको कहते हैं मैटर। मैटर मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो और वो एक स्पेस कवर करता हो, यानी कि अपना एक जगह बनाता हो, उसको बोलते हैं मैटर। मैटर में एयर भी आता है,
एयर का अपना एक जगह होता है। मैटर में हमारा कोई ऑब्जेक्ट, हमारा फ़ोन, हमारा लैम्प, हमारा टेबल, ये सारा चीज़ मैटर के अंदर आता है। जो भी चीज़ हम देखते हैं वो सब, हम जो भी इंसान है वो सब, क्योंकि वो स्पेस लेता है और उसका एक मास होता है, तो वो आ जाता है मैटर में। और कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो मैटर नहीं कहलाते, जैसे टाइम। टाइम में ना मास होता है, ना ही कोई स्पेस लेता है वो, तो उसको कहते हैं वो अलग बाइफरगेट होता है, यानी कि वो अलग वो हो गया, तो मैटर के अंडर नहीं आता ये। तो मैटर के बियॉन्ड क्या है, टाइम है और एनर्जी। एनर्जी जैसे कि लाइट एनर्जी हो गया, जैसे कि साउंड एनर्जी हो गया, ये ना ही स्पेस लेता है, ना ही इसका कोई मास है, तो इसको बोलते हैं। तो यूनिवर्स में क्या आएगा, यूनिवर्स में मैटर, टाइम और एनर्जी, ये तीनों चीज़ आएगा। ठीक है। मैटर में जैसे जनरली इन सबको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वही है फिजिकल और नॉन फिजिकल। फिजिकल पार्ट वो हो गया, ये सारा मैटर, टाइम और एनर्जी, इन तीनों को मिला करके जो भी चीज़ इंक्लूडिंग है हमारे यूनिवर्स में, जो भी चीज़ है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक फिजिकल पार्ट, एक नॉन फिजिकल कंपोनेंट। ये फिजिकल हो गया, एक नॉन फिजिकल हो गया। फिजिकल और नॉन फिजिकल में क्या अंतर है, तो फिजिकल वो हो गया जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट हो जिसको कि हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल। और नॉन फिजिकल में वो नहीं होता है। जैसे कि फिजिकल में, जैसे कि हम मून को टच कर सकते हैं, सन को भी टच कर सकते हैं, हालांकि वो गर्म है, लेकिन वो भी एक ऐसा है कि ऑब्जर्वेबल है, हमको देख सकते हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एटम, कोई सा भी ऑब्जेक्ट ऐसा जो एटम, मॉलिक्यूल, इन सबको हम, वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। ठीक है। अर्थ हो गया हमारा, जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट। फिर आता है नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल में जिसको हम, जैसे कि टाइम को हम ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं सही से। टाइम नहीं देखा जाता है। हम जो देखते हैं, हम दिन देखते हैं, रात देखते हैं, पर टाइम नहीं देखते हैं। एनर्जी हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया। लाइट भी हम देखते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जब वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करके हमारे आँख में पड़ता है, तो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ना कि लाइट को। लाइट ऑब्जेक्ट को दिखाने का एक मीडियम है, ना कि लाइट खुद दिखता है। तो साउंड को भी हम देख नहीं सकते हैं। तो ये सारा नॉन फिजिकल कंपोनेंट हो गया। इन सब को मिला करके बनता है हमारा यूनिवर्स, ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा स्पेस और यूनिवर्स में क्या डिफरेंस है, या ध्यान रखिएगा, स्पेस में क्या डिफरेंस होता है, यूनिवर्स में क्या डिफरेंस होता है, दोनों क्या होते हैं। तो हमारा ये अर्थ है, अर्थ से बनता है सोलर सिस्टम, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लैनेट मिला करके सोलर सिस्टम बनता है, जो सोलर सिस्टम बनता है। ठीक है। उसके बाद ये अर्थ से जो बड़ा है उसको बोलते हैं स्टार। जो सबसे छोटा स्टार है वो सन है। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा। एक मिनट, ये यहाँ आएगा। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये स्टार है। स्टार से बड़ा क्या है, ये मिल्की, एक गैलेक्सी। सारा स्टार्स मिला करके, सारा सोलर सिस्टम मिला करके बनता है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, जो कि जिसका शेप जो होता है वो स्पाइरल शेप होता है। ठीक है। ये इस गैलेक्सी में कितने स्टार, कितने सोलर सिस्टम्स हैं, जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है, ये हमारा एक सोलर सिस्टम है। ठीक है। इसी तरह हमारे गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में 2 से 3 बिलियन सोलर सिस्टम्स मौजूद हैं। यानी कि इन सारे पॉइंट पर 2 से 3 बिलियन टोटल मिला करके हमारा सोलर सिस्टम होगा। हमारा नहीं, और भी बहुत सारा सोलर सिस्टम मिला करके ये एक मिल्की वे गैलेक्सी बनाया गया। इसमें हमारा जो आर्म है, हम जिस इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये लाइन, इसके बाद ये इसका आर्म्स है, इसको आर्म्स कहते हैं, इस स्पाइरल का आर्म, यानी कि इसका बाजू। ठीक है। इसमें हमारा जो अर्थ है वो किसी एक आर्म पर है। जैसे कि मान लेते हैं इस आर्म पे है, इस आर्म पर। ठीक है, ये वाला। तो इस आर्म को का नाम दिया गया ओरायन आर्म, यानी कि ओरायन, इसका नाम दिया गया है। ठीक है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें अर्थ है, वो किस आर्म में है, मिल्की वे गैलेक्सी के, तो ध्यान रखिएगा ओरायन आर्म में। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसके जो बीच में ये ये ब्लैक कलर का होता है, ये जो देख रहे हैं, ये बीच में, एग्जैक्टली बीच में, इस आर्म के बीच में, इसको कहते हैं ब्लैक होल, जिसके चारों बगल ये सारा चीज़ घूम रहा हो। ठीक है। इसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होता है। इसका नाम है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसको कहते हैं सैगिटेरियस ए। इस ब्लैक होल का क्या नाम है, ध्यान रखिए, इस ब्लैक होल का भी नाम है, जिसको बोलते हैं सैगिटेरियस ए।
सैजिटेरियस ए क्या है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसके आर्म में यानी कि ओरायन आर्म में सोलर सिस्टम मौजूद है। इस सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ है। ध्यान रखिएगा, नाम सैजिटेरियस ए हमारे ब्लैक होल का नाम है, मिल्की वे गैलेक्सी के ब्लैक होल का। हर एक गैलेक्सी का एक ब्लैक होल होता है जिसके बियॉन्ड, जिसके चारों बगल वो हम सोलर सिस्टम्स नाच रहे होते हैं, मतलब घूम रहे होते हैं सर्कुलर पाथ में। तो उसको उस हर एक गैलेक्सी के अंदर वो उसका होना ज़रूरी है, तभी वो के ग्रेविटी के चारों बगल नाचते हैं। जैसे कि हमारे सन है, सन का ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा होता है। जब सन का ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा होता है तभी इसके चारों बगल हमारा अर्थ, हमारा और भी जो प्लैनेट है वो घूम रहा होता है। उसी तरह ये सारा मिल करके जो सोलर सिस्टम घूम रहा है वो एक ब्लैक होल के चारों बगल घूम रहा होता है। उसी तरह हमारे जो ब्लैक होल है उसका नाम है सैजिटेरियस ए। और इसी तरह ये सारा मिल करके, ये सारा इस तरह गैलेक्सी मिल करके, ये एक गैलेक्सी है, यहाँ पर एक गैलेक्सी, यहाँ एक गैलेक्सी, यहाँ एक गैलेक्सी, यहाँ एक गैलेक्सी, यहाँ एक गैलेक्सी, ये एक गैलेक्सी, ये एक गैलेक्सी, ये एक गैलेक्सी, इस तरह बहुत सारा गैलेक्सी मिल करके हमारा बनता है यूनिवर्स। वो भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब ध्यान रखिएगा कि हम इतना ऑब्जर्व कर पाएँ आज तक। इसके बियॉन्ड भी यूनिवर्स है, ऐसा नहीं है कि बियॉन्ड यूनिवर्स नहीं है, लेकिन हम अब तक जो ऑब्ज़र्व कर पाए हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एडवांस टेलीस्कोप के हिसाब से, तो हम इतना ही ऑब्ज़र्व कर पाए, जो कि इसमें कि बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका शायद 93 बिलियन लाइट ईयर्स होता है डिस्टेंस, डायमीटर, तो उसका देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इतना बड़ा है जो कि हम ऑब्ज़र्व कर पाएँ, लेकिन इससे भी बड़ा होता है यूनिवर्स। अब हम पढ़ते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। आप ये तो जानते हैं कि ये सन है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये सबसे पहला प्लैनेट जो होता है वो होता है मरकरी। उसके बाद होता है ये सेकंड वाला वीनस, फिर अर्थ, फिर ये मार्स, फिर ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला है वो मरकरी। मरकरी के पास ध्यान रखिएगा कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, यानी कि जैसे हम लोगों का एटमॉस्फेयर होता है, मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ना ही उसका कोई मून होता है। ठीक है, ये मरकरी ध्यान रखिएगा, इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, कोई वो नहीं होता है, ये इसका नहीं है। उसके बाद है कि इसके बाद मरकरी के बाद मरकरी का है ये कि कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। ठीक है, कोई मून नहीं होता है। ठीक है, अब है मरकरी के बाद वीनस, ये सेकंड वाला वीनस है। वीनस के पास भी कोई मून नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। ध्यान रखिएगा, ये इसका है वीनस का। ठीक है, वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है, ये हमारा वीनस है। दूसरा नंबर पे जो होता है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है। अब ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट क्यों होता है? सबसे नज़दीक तो हमारा मरकरी है, फिर वीनस क्यों सबसे ज़्यादा गर्म है? इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का जो कंसनट्रेशन है वो 93% है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर इतना नहीं है, मरकरी पर इतना नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है हीट को ट्रैप करना। ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है हीट को ट्रैप करना, क्योंकि पहला वाले पे आपको बताया कि एटमॉस्फेयर नहीं होता। एटमॉस्फेयर नहीं तो उसमें कोई एयर नहीं, जब एयर नहीं तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो हीट को ट्रैप नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरा वाला में एटमॉस्फेयर होता है, यानी कि जो वीनस है उसमें एटमॉस्फेयर होता है, और एटमॉस्फेयर में 93% जो कंसनट्रेशन होता है, ठीक है, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मेन काम होता है हीट को ट्रैप करना। आप समझिए, एक अंदाज़ा लगाइए कि हमारे अर्थ पे 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड है, और 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड के होते हुए इतना हमारा अर्थ गर्म होता है। तो सोचिए कि 93% अगर कार्बन डाइऑक्साइड किसी एटमॉस्फेयर पे होगा तो वो उसका गर्मी का क्या लेवल होगा। दूसरा बात ये कि पहला तो ये, दूसरा ये कि ध्यान रखिएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इतना ज़्यादा होने की वजह से ही ये यहाँ पर क्लाउड रेन होता है, यानी कि जो क्लाउड जो होता है उसमें वो H2SO4 का कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है बस। उसके बाद आता है हमारा
मरकरी हो गया, मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई मून नहीं, इसके पास भी मून नहीं होता मरकरी के पास। सेकंड वाला वीनस, वीनस के पास भी मून नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं, लेकिन वीनस सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है। हॉटेस्ट क्यों होता है पता चल गया, क्योंकि हीट को ट्रैप जो करता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा यहाँ ज़्यादा है। और दूसरा बात कि मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हीट को ट्रैप नहीं कर पाएगा। ठीक है। तीसरा आता है हमारा अर्थ, जो कि ये बीच वाला है हमारा, ये अर्थ। हमारा अर्थ, ध्यान ये रखिएगा एक चीज़ और, वीनस में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये रोटेशन पीरियड, यहाँ पर जो रोटेशन पीरियड होता है वो रिवोल्यूशन पीरियड से ज़्यादा होता है। हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों का रिवोल्यूशन पीरियड है 365 दिन, 365 दिन में रिवोल्यूशन करता है, लेकिन रोटेशन पीरियड 24 आवर है, यानी कि 24 घंटे में घूम लेता है, यानी कि रोटेशन पीरियड कम है हम लोगों का, लेकिन रिवोल्यूशन ज़्यादा। लेकिन वीनस के पास क्या है कि वीनस का रोटेशन पीरियड ज़्यादा होता है और रिवोल्यूशन पीरियड कम होता है, यानी कि रिवॉल्व बहुत जल्दी कर लेता है, लेकिन उसका जो एक जगह घूमने का जो क्षमता होता है, यानी कि दिन रात होने का जो क्षमता है, तो वो काफ़ी कम होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर दिन है तो वो दिन काफ़ी लंबा दिन होगा, रात है तो काफ़ी लंबा रात होगा। इसके वजह से भी यहाँ ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी एक वजह होता है, क्योंकि रोटेशन पीरियड ज़्यादा होता है रिवोल्यूशन से। रोटेशन बहुत लेट से करता है, मतलब जैसे हम लोगों का तो बहुत कम होता है, 24 घंटा ही होता है, उसका कई दिन होता है, तो वो होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा था हमारा अर्थ। अर्थ को हैबिटेबल जोन कहा जाता है, इसको गोल्डी लॉक जोन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। गोल्डी लॉक जोन या हैबिटेबल जोन, दोनों में से कोई नाश्ता भी नाम। हैबिटेबल जोन का मतलब ये होता है कि ये ना ही सन से ज़्यादा दूर है ना ही ज़्यादा नज़दीक है, ये हैबिटेबल है, ना ही ज़्यादा ठंडा है, अगर ज़्यादा दूर होंगे तो ठंडा लगेगा, ठंड ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा क्लोज होंगे तो गर्मी ज़्यादा होगी। तो एक एक जोन होता है जिसमें अर्थ हमारा है, जिस जोन में, वो जोन को बोलते हैं हैबिटेबल जोन, जहाँ पर हर सोलर सिस्टम में एक हैबिटेबल जोन होता है, जिसमें कि सूरज से ना ही ज़्यादा दूर है ना ही ज़्यादा नज़दीक है। ज़्यादा नज़दीक होने पर गर्मी लगेगी और ज़्यादा दूर होने पर ठंडा लगेगा, तो मतलब ठंडा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से इसको एक हैबिटेबल जोन बनाया जाता है जिसमें हमारा अर्थ होता है। और हर एक सोलर सिस्टम में ये चांस होता है कि जिस हैबिटेबल जोन में जो भी प्लेनेट है तो वहाँ पर पानी का अवेलेबिलिटी का चांसेस होता है, तो इसीलिए हमारे अर्थ पे पानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा मार्स। मार्स में ध्यान रखिएगा, मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला होता है, यानी कि जितना हम लोग का 32 किलोमीटर के करीब या इसी के करीब होता है, जितना भी होता है, ध्यान रखिएगा कि मार्स का जो ये एटमॉस्फेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, थिन होता है मार्स का एटमॉस्फेयर। और मार्स के पास हम लोग, अब देखिए, पहला वाले में कोई मून नहीं, दूसरे वाले में भी कोई मून नहीं, यानी कि मरकरी में कोई मून नहीं, वेनस में कोई मून नहीं। अर्थ में हमारे पास एक मून होता है, ये तो पता ही है। उसके बाद जो मार्स होता है, मार्स के पास दो मून है, उस मून का क्या नाम है, डिमॉस फोबोस। याद रखिएगा, इस मून का नाम है डिमॉस फोबोस। मार्स के पास दो मून है, मार्स मतलब मंगल, मंगल ग्रह, यानी कि जो अभी मंगलयान हम लोगों का गया था, तो वो उसके पास दो मून है, डिमॉस और फोबोस। इसका एटमॉस्फेयर बहुत पतला होता है। उसके बाद आता है, इसके बाद भी इसके बीच में, ये इसके बीच में बहुत सारा एस्टेरॉयड बेल्ट होता है, इसके बीच में यहाँ पर बहुत सारे एस्टेरॉइड्स होते हैं, वो एस्टेरॉयड का एक बेल्ट होता है। उसके बाद जा कर के हमारा आता है गैसियस प्लैनेट। ये है था टेरेस्टेरियल प्लैनेट। यहाँ देखिए, टेरेस्टेरियल प्लैनेट ऐसा प्लैनेट होता है जहाँ पर रॉक्स होता है, जो कि एक, जिस पर एक सरफेस होता है, यानी कि आप उस पर उतर सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो आता है, ये सारा प्लैनेट, ये यहाँ इस एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद ये सारा जो प्लैनेट है, ये चारों प्लैनेट, पहला चार प्लैनेट टेरेस्टेरियल प्लैनेट है, इसको गैसियस प्लैनेट कहते हैं। उसके बाद जो है इसको गैसियस प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, इसको गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल प्लैनेट भी कहते हैं, जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं, या फिर जुपिटर लाइक प्लैनेट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा नाम सब, उनको लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, पहला है हमारा जुपिटर। जुपिटर के पास 4 मून होता है, सॉरी, जुपिटर के पास 95 मून्स होता है। जुपिटर के पास काफ़ी ज़्यादा मून होता है, लेकिन इसमें 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मून है, जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। इसका पहला नाम है, इसका गैनी मून नहीं है, गैनीमेड है, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये गैनीमेड है, ये GANYMADE, गैनीमेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ये पहला गैनीमेड है, ये सॉरी यहाँ तो लिखा ही हुआ है, एक मिनट, ये पहला गैनीमून जो है ये गलत है, यहाँ पर है गैनीमेड, ठीक है। कैलिस्टो ये दूसरा मून हो गया, इसको एक यूरोपा ये तीसरा मून हो गया, और चौथा है आयो, ठीक है, ये चौथा मून हो गया। ये 4 मून है, ये 4 हमारा इम्पोर्टेंट मून है। इसको आईसी मून कहा जाता है, ध्यान रखिए, ये आईसी मून इसके लिए भी है, ये भी आईसी मून है। जैसे कि अब 95 मून में से 4 इंपॉर्टेंट मून है जो आईसी मून है। आईसी मून मतलब ऐसा चांद जो सिर्फ बर्फ़ से ढका हो, मतलब पूरा बर्फ़ हो, तो उसको बोलते हैं आईसी मून। तो ये यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो, तो ये सारा ये 4 इंपॉर्टेंट मून है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है सैटर्न। सैटर्न के पास 274 मून है, इसके पास सबसे ज़्यादा मून होता है, तो सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है, सॉरी 2 इम्पोर्टेंट, एक तो टाइटन, एक इसका मून है, एक है इनसेलेडस, ठीक है, ये भी एक आईसी मून है। इनसेलेडस क्या है, एक आईसी मून है। टाइटन है एक, 2 मून, 2 इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए। उसके बाद आता है यूरेनस, और उसके बाद आता है नेपच्यून। नेपच्यून के बाद हमारा क्यूपर बेल्ट स्टार्ट होता है। ये क्यूपर बेल्ट क्या है, ये आईसी कॉमेट है। कॉमेट मतलब कि ये भी एक तरह का रॉक ही होता है, पत्थर ही होता है, जो सोलर सिस्टम मतलब ये इसके बाहर होता है, यानी कि सोलर सिस्टम के बाहर होता है। आईसी कॉमेट इसको कह सकते हैं। यहाँ पर भी जो जो पत्थर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पर उतना ज़्यादा रोशनी नहीं पहुँच पाता, हीट नहीं पहुँच पाता, तो इसका यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, इसकी वजह से यहाँ पर बर्फ़ होता है। तो ये सारा ये सोलर सिस्टम के चारों बगल वो घूम रहा होता है, रिवॉल्यूशन कर रहा होता है। ये पत्थर का एक टुकड़ा, बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, इसको क्यूपर बेल्ट नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अब है पढ़ना है हमको कि सोलर सिस्टम क्या होता है। देखिए, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, IAU, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1999 में फाउंड किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। यही हमारे सोलर सिस्टम में किसी का नाम देना हो, किसी का कोई भी चीज़ हो, वो उनका वो सब करते हैं। एक एसोसिएशन, एक कह सकते हैं कि यूनियन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब का नाम वगैरह देती है, ठीक है। तो ये जो है, ये किसी सोलर सिस्टम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, सोलर सिस्टम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको 3 क्राइटेरिया में, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक है। डिफाइन करती है कैटेगरी, मून को छोड़ करके, कोई भी ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम के अंदर वो प्लैनेट होगा कि नहीं, वो कौन डिसाइड करेगा, इनके द्वारा जो दिया गया क्राइटेरिया है, उसको अगर वो फुलफ़िल करता है तभी वो प्लैनेट कहलाएगा, ठीक है। अब ड्वार्फ प्लैनेट, कोई ऑब्जेक्ट ड्वार्फ प्लैनेट है या नहीं है, वो इनके क्राइटेरिया पर डिपेंड करेगा कि वो ड्वार्फ प्लैनेट है या नहीं। स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, यानी कि सोलर सिस्टम में जो छोटे छोटे बॉडीज होता है, जैसे एस्टेरॉयड हो गया, मीटियोर्स, एस्टेरॉयड हो गया, उसके बाद फिर आपको क्यूपर बेल्ट के अंदर जो कॉमेट्स होते हैं वो हो गया, तो उन सब को कॉमेट्स कहा जाए, किसको कहा जाए, किसको नहीं कहा जाए, वो सारा क्राइटेरिया जो है वो डिफ़ाइन कौन करता है, ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है। तो प्लैनेट के लिए 3 क्राइटेरिया है, ध्यान रखिएगा, प्लैनेट के लिए 3 क्राइटेरिया डिफाइन किया गया। कोई ऑब्जेक्ट प्लैनेट है या नहीं है, उसके लिए 3 क्राइटेरिया है। पहला ये कि वो, तो सबसे पहली बात तो वो सन के चारों बगल नाच रहा हो, ठीक है। सन के चारों बगल मतलब रिवॉल्व कर रहा हो सन के चारों बगल। रिवॉल्व तो फिर एस्टेरॉयड भी करते हैं, रिवॉल्व तो फिर क्यूपर बेल्ट में जो कॉमेट्स होते हैं वो भी करते हैं। तो एक क्राइटेरिया तो सबके लिए है, ठीक है। लेकिन दूसरा क्राइटेरिया ये है कि इसके पास सफिशिएंट मास हो, ठीक है, जो कि मेंटेन कर रहा हो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसे स्टेट में हो जिसकी वजह से कि उसका जो ग्रेविटी हो वो उसको इस तरह खींचे कि वो एक स्फेरिकल शेप में आ सके, ध्यान रखिएगा, स्फेरिकल शेप में आ सके। ग्रेविटी हर तरफ इतना वो खींचे हर तरफ कि वो एक स्फेरिकल शेप ले सके, तो वो दूसरा क्राइटेरिया है, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब कि वो ऐसा इक्विलिब्रियम बनाए, मतलब ऐसा एक उसका ग्रेविटी ऐसा हो कि वो एक स्फेरिकल इन शेप हो, उसके बाद सफिशिएंट मास हो, ठीक है। मास इतना हो, मास की वजह से ग्रेविटी और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहे, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब हर तरफ से वो बराबर हो,
ठीक है। तो वो है दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि जो उसका जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में वो नाच रहा हो, ये जो ऑर्बिट होता है इसमें वो घूम रहा होता है, मस्ट क्लियर इट्स नाइबरहुड ऑर्बिट। जो ये इसका जो ऑर्बिट होता है उसको वो क्लियर कर रहा हो, मतलब कि इसके ऑर्बिट में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ना हो जिसकी वजह से इसके पाथ को डिस्टरबेंस आए, मतलब इसके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो उसको बोलेंगे प्लैनेट। तो प्लैनेट ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है। जैसे कि हमारा अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, ये सब ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है। एक एक्सेप्शन है जुपिटर को लेकर के। जुपिटर के यहाँ पर और यहाँ पर जुपिटर के, ये मान लेते हैं अगर ये जुपिटर है तो इसके यहाँ पर और यहाँ पर दो अलग अलग कुछ कुछ एस्टेरॉइड्स हैं जो इसके साथ साथ नाच रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर भी हम जुपिटर को प्लैनेट ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप आगे चल के पढ़ेंगे कि ये L1 और ये L2 का ये L3 और शायद L4 ऐसे कुछ लैग्रांज पॉइंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी आगे चल के इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस पर यहाँ पर जो होता है ग्रेविटी, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका ग्रेविटी है और इसका ग्रेविटी वो 0 हो जाता है, मतलब ग्रेविटी यहाँ पर ज़्यादा नहीं लग रहा होता है। ठीक है, तो वो आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है जुपिटर के बारे में अलग से। तो अभी फ़िलहाल ध्यान दीजिए कि इसका ऑर्बिटल पाथ नहीं क्लियर हो तो उसको बोलेंगे प्लैनेट। फिर है उसके बाद है ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट में कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, पहला दो कंडीशन जो है, पहला दो कंडीशन मतलब ये रिवॉल्व कर रहा हो, और दूसरा क्या कि हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब स्फेरिकल इन शेप हो। ठीक है, ये दोनों तो सेम है ड्वार्फ प्लैनेट के लिए भी। ड्वार्फ प्लैनेट जैसे कि प्लूटो हो गया, सिरस हो गया, जिसको हम सोलर सिस्टम से बाहर निकाल चुके हैं, तो उसके लिए भी पहला दो कंडीशन सेम है। लेकिन तीसरा ये है कि उसको ज़रूरी नहीं कि वो अपना ऑर्बिटल पाथ को क्लियर कर रहा हो, यानी कि जो ये तीसरा वाला है उसका ज़रूरी नहीं कि उसके आसपास, यहाँ ये देखिए ये प्लूटो है मान लेते हैं, इसके चारों बगल ये सारा एस्टेरॉयड सब नाच रहा हो। ठीक है, तो इससे कोई इसको दिक्कत नहीं है, ये हालांकि सही नहीं है लेकिन फिर भी। तो समझिए कि उसका जो पाथ हो, उसके पाथ में कोई डिस्टरबेंस हो, उससे कोई इसको मतलब नहीं, ड्वार्फ प्लैनेट फिर भी वो कहलाएगा। लेकिन अगर डिस्टरबेंस अगर है तो उसको प्लैनेट नहीं कहेंगे, अगर डिस्टरबेंस नहीं है तब उसको प्लैनेट कहेंगे। ठीक है, और डिस्टरबेंस है तो ड्वार्फ प्लैनेट। बाकी दोनों क्राइटेरिया सेम है। तीसरा था हमारा स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़। तो इसमें आता है हमारा एस्टेरॉयड, बहुत सारा अलग अलग तरह का एस्टेरॉयड आता है, टाइप्स ऑफ एस्टेरॉयड, फिर मेटियोर, मीटरॉयड, यही सब आता है। तो इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक यू।